afternoon, everyone. Today I will be presenting on the topic balance of payment. Balance of payment is systematic records of all transactions between the residents of a country and the rest of the world during a specified period. एक जो भी ऐसा ट्रांजेक्शन है, जैसे कोई भी इंडिया का कोई भी रेसिडेंट दूसरे कंट्री के रेसिडेंट से कोई भी ट्रांजेक्शन करे, जैसे एक्सपोर्ट्स हो गए, इम्पोर्ट्स हो गए, किसी की सर्विसेज एक्वायर कर रहा है। इसमें अलग थ्री मेन है। इसमें आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एंड लेबर मार्केट। आउटपुट मार्केट में बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। फाइनेंशियल मार्केट में इक्विटीज, बॉन्ड, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का होता है। एंड थर्ड, लेबर मार्केट में कोई भी फर्म है, उसको अपनी प्रोडक्शन लगाना है तो किसी जगह लगा सकता है, किसी जगह से लेबर एक्वायर कर सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 मेजर हेड्स है। फर्स्ट करंट अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट, थर्ड नेट एरर्स एंड ओमिशंस, फोर्थ है फॉरेन एक्सचेंज। करंट अकाउंट दो होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड इनविजिबल्स। इनविजिबल सर्विसेज 13 कैटेगरीज में इंडिया में कैटेगराइज है। NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और ट्रांसफर में गिफ्ट, डोनेशन, ग्रांट्स एंड रेमिटेंसेस। Second, capital account. Capital account includes foreign investment, loans, and banking capital. It includes FDI and portfolio investment. Loans include external borrowings, external assistance, and trade credit. And banking capital include FCMR, NRE, and an NRO account. Fourth, foreign exchange reserves जो RBI maintain करता है in India. Balance in current account. It records all transactions related to goods, services, and income by the residents with the rest of the world during a financial year. ये इनविजिबल्स और विजिबल्स को रिकॉर्ड करता है। इसके दो है, BOT एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ विजिबल्स, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑन द फिजिकल गुड्स और विजिबल आइटम्स इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें 3 मेजर हेड्स है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए इंपोर्ट से तो सरप्लस है, एक्सपोर्ट्स कम है इंपोर्ट से तो डेफिशिएट है, अगर इक्वल तो ट्रेड इक्विलिब्रियम है। करंटली इंडिया के एक्सपोर्ट्स सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स के, सेकंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ज्यादा मोबाइल्स का प्रोपोर्शन है। फोर्थ है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स गुड्स, जो मेनली हैदराबाद असल लीडर है। एक्सपोर्ट कंट्रीज सबसे ज्यादा इंडिया, यूएसए, यूएई, नीदरलैंड्स एंड चाइना। यूएसए को सबसे ज्यादा इंडिया रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। मेजर एक्सपोर्ट्स में क्रूड ऑयल, गोल्ड, कोल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसकी इंपोर्ट कंट्री में चाइना, रशिया, यूएई, यूएसए। इंडिया कंट्री ट्रेड अकाउंट डेफिशिएट $27 बिलियन का है, और चाइना के सबसे ज्यादा ट्रेड अकाउंट डेफिशिएट है, मोर देन $100 बिलियन। Now comes the balance of invisibles. It includes services under 13 heads, transfer payments, both official and private transfers, for example, gifts and remittances. Third, net income to rest of the world comprises compensation to employees and investment net income in the form of dividend, profit, and interest. Now talk about the capital account. It recorded capital receipts and payments in the form of investment and loans flowing in out of an economy. इसके 3 मेजर हेड्स है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड बैंकिंग कैपिटल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, FDI एंड FII। FDI, it refers to purchase of asset in which rest of the world which allows control over the assets, purchase of firms by Reliance in the United States. FDI कोई भी बाहर का इन्वेस्टर आके किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलग अलग नॉर्म्स स्पेसिफाई है मायरम पैनल के थ्रू। जो अगर किसी ने इन्वेस्ट 10% ज्यादा किया है तो उसको FDI कंसिडर करते हैं, और किसी ने अनलिस्टेड कंपनी में 1 और 2% किया, उसको भी FDI कंसिडर करते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको हॉट मनी भी कहते हैं। ये FII शॉर्ट टर्म की होता है, लेस देन 10%, और FIM आती है लिस्टेड कंपनीज में। कोई भी अगर FDI अगर 10% से कम विड्रॉ होता है तो उस कंट्री FDI मिलेगा, ना कि FII। और इसके If FII to invest in primary and secondary market exclusively through portfolio investment, ये दोनों मार्केट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, दोनों में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और जो भी इन्वेस्टर होगा सेबी के नाम से उसको क्लासीफाई होना पड़ेगा। नाउ कमिंग डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, ये बेसिकली कोई भी इन्वेस्टर है, उसको अगर किसी भी इंडिया में फॉर एग्जांपल शेयर्स खरीदने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, पर उसको सेबी के साथ अपना नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स नहीं करना है, तो भी अगर रिलायंस का शेयर लिस्टेड है अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहां से ADR इशू करती बैंक, जिससे रिलायंस को एक बैंक इशू करना पड़ेगा, वही सब ट्रांजेक्शन उसकी करेंगे। सिमिलरली IDR एंड GDR में भी सिमिलरली यही होता है। Loans refers to borrowings by a country, government and private sector from international money market, their debt creating capital transactions. First is ECBs, second external assistance, third trade credit. ECBs बेसिकली सबसे ज्यादा आजकल कॉर्पोरेट्स लेती है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की काफी देखती है।
एक्शन असिस्टेंस कंट्री लेती है, IMF वर्ल्ड बैंक इशू करती है, कोई भी कंट्री क्राइसिस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों प्रोवाइड करती है। ECBs is a commercial loan raised from international market. ECBs are raised at a prevailing market interest rate without any concessional terms. Who can raise ECB? All entities eligible to receive FDI can raise ECB. Additionally, Port Trust units in Special Economic Zone, Small Investment Development Bank of India, and Export-Import Bank of India have also been allowed to raise ECBs. Now, external assistance. These are borrowings with consideration of assistance. It involves lower rate of interest and longer maturity. External assistance is generally given by a foreign government, World Bank, IMF, or other international monetary institutions. ट्रेड क्रेडिट बेसिकली कोई भी परचेज है दूसरी कंट्री से ट्रेड क्रेडिट पे मनी आफ्टर 3 months 4 months जो भी हो पे किया जाएगा। नाउ कम्स इन बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ये बेसिकली एनआरआईज के लिए ओपन किए गए, जो एनआरआईज को डिपॉजिट्स करने इंडिया में अपने 3 बेसिक अकाउंट्स दिए, FCNRB अकाउंट, NRE अकाउंट एंड NRO अकाउंट। FCNRB अकाउंट में बेसिकली जो टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट्स की होता है, इसका 1 to 5 years की मेच्योरिटी पीरियड होती है और ये मेंटेनेंस इन पाउंड, स्टर्लिंग, USD, जापानीज येन, यूरो, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन एक्सेट्रा। एनआरई अकाउंट ये सेविंग्स में हो सकता है, टर्म डिपॉजिट्स में भी हो सकता है। इसको लेस बेनिफिट्स है क्योंकि इसका सेविंग्स अकाउंट भी है इसमें इंक्लूड, क्योंकि अगर सेविंग्स अकाउंट नहीं होता तो इसका मनी कभी विड्रॉ कर सकता है। और थर्ड है एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट में बेसिकली कोई भी एनआरआई भी कर सकता है, कोई फॉरेन विजिटर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है मनी इसमें। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट फ्री है, इनका भी इसकी भी इंटरेस्ट फ्री है, और ये इंटरेस्ट फ्री नहीं है। Now comes the foreign exchange reserves. RBI is the custodian of the foreign exchange reserves of the country, and all foreign transactions are routed through RBI. If the overall balance in the BOP account is negative, this leads to decrease in the official reserve and vice versa. Basically, ये 4 major heads में consider किया है। पहला है FC foreign currency assets, ये US treasury bonds and etc. फर्स्ट सेकंड है मॉनेटरी गोल्ड, गोल्ड जो फॉर्म RBI रखती है। थर्ड है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो IMF की करेंसी है, इसमें सबसे ज्यादा प्रपोर्शन US डॉलर का, सेकंड यूरोस का, थर्ड चाइनीज युआन का, फोर्थ जापानीज येन का, फिफ्थ पाउंड स्टर्लिंग का जो इंडियन करेंसी। फोर्थ है रिजर्व ट्रांजिट पोजीशन। इसका मतलब है जो IMF ने जिससे ये जो IMF में जो जिस कंट्री ने इन्वेस्टमेंट की है उसकी लिस्टिंग है, सबसे ज्यादा इसमें IMF ने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किस कंट्री ने किया है, ये उसके बारे में पता है। नाउ कम्स J कर्व। J कर्व ये बताता है कि स्टार्ट जब करेंसी की कोई भी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो उससे स्पेसिफिक पीरियड में स्टार्टिंग में 4 to 5 months इनपुट्स हमारे कॉस्टली हो जाते हैं काफी, क्योंकि हमें वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। पर एट पॉइंट ऑफ टाइम 6 से 12 months बाद इसकी हमारी एक्सपोर्ट्स बनना चालू हो जाती है, क्योंकि हमारे गुड्स चीपर हो जाते हैं मार्केट में, लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ता है चक्कर चीपर हो जाती है। J कर्व ये इंडिकेट करता है। सब इंपॉर्टेंट टर्म्स। FOB बेसिस, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो FOB बेसिस पे करता है, पर जो IMF ने मैनुअल में दिया है कंट्री को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों फ्री ऑन बेसिस पे करना चाहिए, पर इंडिया जो इंपोर्ट है वो CIF बेसिस पे करता है, इंक्लूड्स कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्री। थर्ड ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी की लैंड एक्वायर कर रही है तो TDR इशू करती है, जिससे कोई भी पर्सन अपने कोई भी दूसरे लैंड पे एक्स्ट्रा डेवलप कर सकता है, पर वो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी एरिया में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फोर्थ है पार्टिसिपेटरी नोट्स। कोई भी इन्वेस्टर किसी को सेबी नॉर्म के साथ प्रोसीजर के साथ इन्वॉल्व नहीं होना तो ब्रोकर के थ्रू ही पार्टिसिपेटरी नोट्स खरीद सकता है, वो शेयर्स के थ्रू, जिससे उसको इसमें रियल ओनर्स वही होगा जिस नोट्स जिसके पास है, जो इशूअर है वो नहीं होगा, मतलब ब्रोकर नहीं होगा इसमें। ऑटोनॉमस आइटम्स को कहते हैं अबव द लाइन आइटम्स, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की किया जाता है। अबव द लाइन आइटम्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है BOP कैलकुलेट करने से पहले इंक्लूड करे जाते हैं, और अकोमोडेट आइटम्स जो कि बिलो द लाइन आइटम्स, ये BOP इम्बैलेंस नहीं कराते, इसको बिलो द लाइन आइटम इसलिए कहते हैं क्योंकि BOP जब कैलकुलेट हो जाता है उसकी बात की जाती है ये ट्रांजेक्शन। Which of the following transactions will increase demand for foreign exchange? First, import of goods. Second, Indian tourists traveling abroad. Third, FDI inflow into India. Fourth, interest payment on external debt. अभी आंसर
on goods, Indian goods traveling abroad of both or industry and national debt. Option One, unsettled food. explain. सर अगर सही एक्सप्लेन तो कुछ टाइम होल्ड करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हमारे यहाँ से जाएंगे क्योंकि उनको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने पड़ते हैं और इंडिया के टूरिस्ट जो भी यहाँ से आते हैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज डॉलर में जो भी सर करेंसी होती है वहाँ पे जिनको भी डिमांड होती है वहाँ पे एक्सपेंस करने के लिए और फ्रूट वाला जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो एक्सटर्नल डेट सर लेते हैं तो वो अपनी इंडियन करेंसी में नहीं करेंगे जिस करेंसी का डेट है उसी की करेंसी So इसमें क्या कौन सी चीजें डिमांड हमारी इंक्रीज करेगी फॉरेन एक्सचेंज के लिए इम्पोर्ट ऑफ गुड्स सारी करेगी क्योंकि जो भी बिजनेसमैन होगा उसको डॉलर में पेमेंट करना होगा तो ये इंक्रीज करेगी सेकंड इंडियन टूरिस्ट ट्रैवलिंग अब्रॉड सर कोई भी इंसान कोई भी ट्रैवल करा अब्रॉड तो उसको मनी ट्रांजेक्शन कन्वर्ट करने के लिए डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होगी थर्ड एफडीआई इन्फ्लोज इनटू इंडिया सर ये तो इंक्रीज करेगी उल्टा ये तो डिमांड इंक्रीज नहीं करेगी इन्फ्लो और एक्स्ट्रा होगा इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एक्सटर्नल डेट सर कोई भी अपने डेट लिया है बाहर से तो वो पेमेंट डॉलर्स में मांगेंगे इंटरेस्ट वक्त Second question, which of the following will not affect current account? Import of machinery, external commercial borrowings, payment of interest on foreign loans. Fourth, software exports. Anyone? Payment of interest of foreign loans किसमें आता है? किसमें आता है? Current account. Yes, you ask. Payment on he's asking payment of interest on foreign loans. It's very important. You can explain. This is good concept. Yeah, this is a very important question to learn. You explain then. Sir, payment of interest on foreign You loans. explain each and each options. Yes, you explain. Sir, import of machinery तो ड्यूटी में आता will not affect the current accounts. है. ये तो affect करेगी first point. Why import of machinery will not affect? Because it's ड्यूटी में. because it's part of capital. करना. Second, external commercial borrowings. It is also part of capital accounts. Third, payment of interest on foreign loans. This is important to learn. What is the learning point here? Wait, what is the learning point here? Why this answer is why? What is the learning point here? Take it. So they are saying current account will not affect the current accounts. It will affect the current accounts. Why? And the learning point is why 3 will not affect the current accounts. Whether payment of interest on foreign loan will affect on current accounts or not? No. Why? Interest payment? Yes, interest payment current account का part है. इसलिए अगर वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन्स में होगा तो ऑब्वियसली करंट अकाउंट को अफेक्ट करेगा. ऑब्वियसली करंट अकाउंट. नाउ यू एक्सप्लेन. सर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन्स की बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रॉड में आ गई सर ये फैक्टर इनकम है क्योंकि हमने वैसे कैपिटल दिया उसके इंटरेस्ट दे रहे हैं सर इसमें कंसीडर किया जाएगा. सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन अ करंट अकाउंट एंड द लोन इज कैपिटल अकाउंट. लोन इज ए कैपिटल मनी एंड payment on the payment of interest on account of loan is a revenue expenditure. Therefore, it will impact on current accounts. So here is two important things. When you are repaying the loan, it affects to the current account, capital accounts. When you are repaying, when you are paying interest, it will affect to current accounts. So interest and loan are different. Yes, next. Software exports. A country experiencing persistent current account deficit, which of the following is the most sustainable to finance it? सर इसमें आंसर एफडीआई होगा क्योंकि ड्रॉइंग डाउन फॉरेक्स रिजर्व मतलब आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व सेल कर रहा है सर तो ये तो इफेक्ट ये तो इंक्रीज करेगा ही नहीं. फोर्थ इज शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग सर ये तो हाईली वॉलेटाइल होते हैं. ये हाईली वॉलेटाइल है और सर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हाईली वॉलेटाइल है सर तो एफडीआई इज द बेस्ट वे टू फाइनेंस इट सर. तो ड्रॉइंग डाउन फॉरेन रिजर्व्स तो सर ये तो डिप्लीट कर रहा होता है रिसोर्सेज फॉरेक्स रिजर्व्स सर. Which of the following will lead to improvement in current account balance? First, depreciation of domestic currency. Second, increase in global crude oil prices. Third, increase in remittances. Financially. Financially is the correct answer. Yes, explain.
सर इसमें जो करंट अकाउंट करेंसी जो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑलवेज लीड टू इंप्रूवमेंट, क्योंकि सर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। सेकंड है इंक्रीज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। सेकंड ये सारी तो खराब करेंगे बेटा सर, क्योंकि इम्पोर्ट्स महंगे हो गए। थर्ड इंक्रीज इन रेमिटेंस, सर तो ऑलवेज इंप्रूव ही करेंगे करंट अकाउंट। Which of the following will be recorded as a debit item in the BOP? First, import of goods. Second, outflow of foreign tourists. Third, foreign investment into India. Yes. Debit and debit and credit item. Balance payment उसमें debt है. Yes. हाँ? This one? B2 and 3. Yes, anyone answer? 1 and 2. 1 and 2. You explain. सर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सर वो आ रहा है तो ये डेबिट आइटम्स में रिकॉर्ड होता है। डेबिट इम्पोर्ट्स, कोई गुड्स आ रहा है डेबिट नहीं होगा सर। No, importer goods आपकी इन्वेंट्री बढ़ाएगा, इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ डेबिट, इसलिए डेबिट। ऐसे नहीं गुड्स आ रहे हैं, आप क्लासिफिकेशन करेंगे इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, द मोमेंट गुड्स इंटर्ड तो गुड्स आपके हैंड में आए तो either it will be in स्टॉक एंड ट्रेड और इन इन्वेंट्री, बोथ आर डेबिट आइटम। Yes, now सर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, सर कोई फॉरेन टूरिस्ट या इंडिया से कोई बाहर घूमने जा रहा है तो उसको फॉरेन रिजर्व की जरूरत होगी सर, वो क्रेडिट आइटम में आएगा, क्योंकि हमारी मनी फॉरेन सर इंडिया से बाहर जा रही है सर, तो सर डेबिट आइटम रिकॉर्ड होगा सर। सेकंड और थर्ड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, सर ये क्रेडिट हो गया क्योंकि सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी लाइबिलिटी है। लोन है। यस सर, करेक्ट, वेरी नाइस। फिर से एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। Which of the following transactions would lead to increase in India's current account deficit? First, Indian students paying tuition fees abroad. Second, foreign tourists spending in India. Third, India companies receiving dividends from overseas investment. And fourth, increase in rural imports. करेक्ट आंसर? यस, नाउ लेट्स इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज क्या करेगा? इंडिया स्टूडेंट्स पेइंग ट्यूशन फीस अब्रॉड, सर हमारे फॉरेन एक्सचेंज जा रहे हैं तो इफेक्ट करेगा। सेकंड, फॉरेन क्या टूरिस्ट, इफेक्ट करेगा? करंट अकाउंट बढ़ेगा कम? सर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। यस। सेकंड है फॉरेन टूरिस्ट स्पेंडिंग इन इंडिया, सॉरी हमारी करंट अकाउंट डिफिसिट कम करेगा क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट मतलब लोग टूरिस्ट आ रहे हैं तो पेमेंट डॉलर्स में कर सकते हैं सर। थर्ड है इंडियन कंपनीज रिसीविंग डिविडेंड्स फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, सर ये भी हमारा कम करेगा सर, क्योंकि सर डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। Receiving dividend from Indian company receiving dividend from overseas investment. So we are receiving the money. Whenever we are receiving our current account, it's common. Yes, next. इंक्रीज इन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, सर इंक्रीज इन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, सर हमें ऑयल इंपोर्ट्स ज्यादा करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा सर। तो सर आंसर How? कैसे? कैसे बढ़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, विजिबल। यस सर, विजिबल बढ़ेगा, हमारा विजिबल बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, एंड दिस इज द मेजर फैक्टर इन आवर करंट अकाउंट डेफिसिट। Second question, consider the following statements in BOP. All credit entries representing inflow of foreign exchange. Import of services is recorded as debit item in current account. Third, increase in foreign FPI leads to improvement in current account balance. Which of these statement is above current? इसमें तीन हो उसको हटा दो। Foreign portfolio investment used to implement in finance. That is not the current account. Yes, you explain. Sir, in balance of payment, all credit entries representing inflow of foreign exchange. सर जितनी credit entries होती है सब inflow ही तक जाती है, क्योंकि सर हमने कोई भी हमें रिसीप्ट हो रही है, कोई भी हमारा किसी का हमारा कोई ट्रेड क्रेडिट लिया हमने किसी को गुड सेल किया तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं सर। सेकंड है imports of services is recorded as debit item in the current account. सर इस सही है। और थर्ड है increase in foreign portfolio investment leads to improvement in capital account of the current account. Eighth question. Consider the following statements. Capital account convertibility allows free movement of capital across borders. India has full capital account convertibility. Current account convertibility is fully allowed in India. इसमें से कितने करेक्ट? Yes, we have discussed now. Ask. हाँ?
सर सेकंड पॉइंट पार्शियली कन्वर्टिबिलिटी है, क्योंकि सर कोई भी अगर हमारा मार्केट क्राइसिस करता है तो जितने भी इन्वेस्टर होंगे सब मनी विड्रॉ कर लेगा अपना, तो बीओपी क्राइसिस हो जाएगा सर इससे। बाकी सर दोनों अलाउड है सर, करंट अकाउंट अलाउड है और करंट अकाउंट कम्युनिटी से भी अलाउड है। Ninth question: a country can run persistent CAT without reserves loss if capital inflows exceed deficit. Increase in foreign reserves is recorded as credit item. Third, errors and omissions can mask unrecorded capital inflows. Yes, now yes. Answer. Answer please. Yes, tell me, what is the answer? A country can run persistent current account deficit without reserve loss if capital inflow exceed deficits. Increase in forex reserve is recorded as a credit item. Increase in forex reserve recorded as credit items where it includes of RBI debit accounts. So errors and omission can be unrecorded capital. Three is a wrong. So current amount and error and omissions. Yes, could we tell what is the answer? So only two answers: first and third series. First and third, So yes, sir. there is no option B. No, sir, only two, only one, sir. As a only one. Change next week. सर करंट अकाउंट परसिस्टेंट सीएडी में, सीएडी में बस सर अगर लगातार करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है पर कैपिटल इनफ्लोस हो रहा है कैपिटल अकाउंट में, तो कवर हो सकता है कि बीओपी बीओपी। सेकंड है इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड क्रेडिट आइटम, सर डेबिट आइटम हाँ आरबीआई RBI. सर एरर RBI की इसमें डेबिट आइटम RBI की इसमें डेबिट आइटम yes third. सर एरर्स एंड ओमिशंस कैन मास्क अनरिकॉर्डेड कैपिटल इनफ्लोस। सर जितने भी एरर एंड ओमिशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कि हवाला का पैसा है, कोई भी स्मगलिंग एक्टिविटी है, तो इनफ्लो शो नहीं करते। कोई भी अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है, कोई ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हमारे बीओपी को उल्टा कम करते हैं क्योंकि रिकॉर्ड्स नहीं हुआ ट्रांजैक्शन। लास्ट क्वेश्चन: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया? फर्स्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। Services. Very nice. Yes, do you have any question? Now, first, my question. Yes, yes. Then you were telling that this 27 million is the total deficit and 100 million dollar का Chinese deficit. What does it mean? सर 27 बिलियन का ओवरऑल है बीओपी डेफिसिट है, पर पर्टिकुलरली जो उसके साथ एक चाइना का तो $100 बिलियन का है। पर जो भी जैसे डिफरेंट हिस्ट्रीज है, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट्स की तो कर रही है सर, पर्टिकुलरली उसके साथ चाइना के साथ है, तो ओवरऑल $27 बिलियन ओवरऑल है। बस जो 100 बिलियन है पर्टिकुलर चाइना के साथ ही है सर। तो सर इसमें डिफरेंस जो होता है वो सरप्लस के थ्रू होता है सर। Okay, you said $27 billion overall ट्रेड डेफिसिट trade deficit है, and with China के साथ our overall trade deficit 100 billion dollar का है. That is from other countries we are gaining और उससे set up हो रहा है trade deficit. So therefore 27 billion का dollar का we have जी. This is number one question. And secondly, this NRE accounts. We told ना this NRE account, NRO account, and FCNR account. Why FCNR account is so beneficial? सर ये पहली बात जो इसमें It is beneficial. It is beneficial for India. Yes. Why it is beneficial? सर जो भी एनआरआई डिपॉजिट करेंगे वो टर्म डिपॉजिट में करेंगे, वो कैपिटल हमारे पास लॉन्ग टर्म की रहेगी, इसलिए मेच्योरिटी पीरियड 1 to 5 ईयर्स है। और ये एनआरई एफसीएनआर बी अकाउंट जो एनआरआई की है वो है बेनिफिट में, क्योंकि टैक्स फ्री इसका इंटरेस्ट। What are your suggestions to improve our BOP and reduce our trade deficits? What are your suggestions for reducing our trade deficits and improving our BOP? सर ट्रेड डेफिसिट डिक्रीज करेंगे, इंडिया को ऐसा मेजर एक्सपोर्ट हब बनना पड़ेगा।
मेजर एक्सपोर्ट हब बनना पड़ेगा। जो भी इंडिया से जितनी पर्टिकुलर मेन प्लेसेज है, उसकी जो स्पेशलिटी है वो उस चीज़ों को एक्सपोर्ट करेगा, तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज अमाउंट रिड्यूस हो सकता है सर। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मुरैना की गजक अगर फेमस है, सर अगर सर वो एक्सपोर्ट हो रही है तो सर ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सर। और और सर जैसे सर आजकल इंडिया में हॉर्टिकल्चर का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, तो सर जैसे शिमला के एप्पल्स है, कश्मीर के एप्पल्स है, तो सर ये अगर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं तो इससे ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। जितनी जगह की स्पेशलिटी है, तो अगर वो एक्सपोर्ट्स करेगी तो ट्रेड डेफिसिट इससे ऑटोमेटिकली कम होगा। Okay, so improving export is the only way to reduce trade deficits. Or we have to work on the import aspect. We should also work on the FDI investment also. We should attract FDI investors with incentives, with special economic zones, with something exemption related to tax. Okay. So do you want to work on any parts of import aspects? The import has to be substituted or to be reduced for improving our trade. First of all, they have to reduce the import of crude oil. They have to depend on renewable energy mostly. Yes. No. अगर कई बार ज्यादा हो रहा है, अगर डिवाइस इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा करंट है, तो इंक्रीज हो रहा है, सीएडी इंक्रीज हो रहा है, Yes, yes. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बताया था कि ड्यूटी को इंप्रूव करने के लिए क्रूड ऑयल के जो क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट्स को उनको कम करना चाहिए रिन्यूएबल, वो तो हमारी नीड है, उसके बिना तो कंटेंट चल ही नहीं पाएंगे। उसकी जगह से ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी ना, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी, एकदम से डिक्रीज नहीं होगा। स्टार्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी में डिपेंडेंसी हम इंक्रीज करेंगे, सोलर प्लांट्स लगाएंगे, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे रही है सोलर प्लांट्स लगाने के लिए। हम न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर हम वर्क करेंगे, जियोथर्मल के ऊपर वर्क करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्क करेंगे, तभी हमारे ग्रेजुअली डिक्रीज होगा ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट्स के लिए। Yes. No question. Yes. Any other question? So what about what is your suggestion on this internationalization of rupees and how will it help to reduce on this debt? Internationalization of rupees, how it will affect on our debt process, debt delivery. सर इंटरनेशनल हमारा प्रोसेस सर जितना भी इंटरनेशनल होगा, हमारी जितनी पेमेंट्स होगी सब रुपीज में होगी, हमारे डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जिससे करंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट में भी इंप्रूवमेंट आएगा सर। Debt कैसे depend? For example, rupees का internationalization, how it will reduce our debt dependence? For example, let us suppose we issue this bond. मसाला बॉन्ड Yes. सर बेसिकली जितने भी हम जो भी बॉन्ड्स मसाला बॉन्ड जैसे इशू करते हैं रुपीज में करते हैं, तो हमारे डॉलर पे डिपेंडेंसी इसमें कम हो जाएगी, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जैसे डॉलर पे आजकल डिपेंडेंसी कम करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज ला रही है, जिससे जितनी जैसे यूपीआई है, गवर्नमेंट यूपीआई से भी है, यूपीआई अलग अलग कंट्रीज को दिया है, तो कंट्रीज पेमेंट रुपीज में करेगी, तो जिससे हमारे डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रांस से कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है फाइटर जेट्स के लिए, और फ्रांस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो रुपीज में करके डॉलर्स की कुछ वैल्यू नहीं है। तो कितनी कंट्रीज ने यूपीआई को एक्सेप्ट किया? 8 कंट्रीज। और सीबीडीसी का भी कोई बोले डिजिटल करेंसी का। Any question? Thank you.